झारखंड में किसी भी गठबंधन ने अब तक सीट शेयरिंग को लेकर खुलासे नहीं किए हैं। या फिर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लेंगे या फिर एनडीए की। एनडीए में जदयू, एलजेपीआर और भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर अब तक खुलासे नहीं किए हैं कि आखिर कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले पत्ते खोले थे, यानी कि उम्मीदवारों की नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले किया था। लेकिन अब सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि क्या कोई सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्या कोई सीट को लेकर बात नहीं बन रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एलजेपीआर की ओर से भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि एलजेपीआर झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी भी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। अब देखिए, समय आने पर यह पता चलेगा कि आखिर बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ एलजेपीआर के साथ साथ जदयू को कितना सीट मिलता है। देखिए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करती है, लेकिन अब तक ना तो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई है, ना ही ये पता चल रहा है कि आखिर जदयू, एलजेपीआर और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है कि पेच कहीं फंस रहा है? कोई सीट ऐसा है जहां पर एलजेपीआर भी दावा कर रहा होगा, जदयू भी दावा कर रहा होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी? या देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है। कहीं भी जब गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है तो जो घटक दल होते हैं उस गठबंधन के, उनके अपने दावे होते हैं और उसके बाद फिर सभी लोग बैठते हैं, फिर एक सहमति पर पहुंचा जाता है और तब सीटों की घोषणा होती है। शायद अभी बातचीत चल ही रही हो और इसी वजह से जो है अभी तक एनडीए ने भी जो है वो सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो सार्वजनिक नहीं किया है। अब अगर बातचीत चल रही है तो ये भी तय है कि कुछ ऐसी सीटें जरूर होंगी जिन पर कि एक से ज्यादा दल जो है वो दावे कर रहे होंगे। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सीटें कौन सी हो सकती हैं, ये एक अनुमान के तौर पर, जहां पर कि एक से ज्यादा दावेदार किसी सीट पर देखे जा सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, आजसू के हों। चूंकि देखिए, अब जो एनडीए का फोल्डर है वो झारखंड में बड़ा होते चला जा रहा है, उसमें जो पार्टियां हैं वो बढ़ते चली जा रही हैं। पहले बात थी कि झारखंड में बीजेपी और आजसू दो की बात थी, फिर जेडीयू की एंट्री हो गई, उससे पहले एनसीपी की एंट्री हो चुकी थी और अब एलजेपीआर भी जो है इसमें जुड़ चुका है। तो ये अब 5 दल जो है अब आपको दिख रहे हैं। अब इसमें से कुछ प्रदेश स्तर पर डिस्कशन होगा, कुछ केंद्रीय स्तर पर डिस्कशन होगा और तब जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला निकलेगा। लेकिन कुछ सीटें जो मुझे लगता है कि हो सकती हैं, जिन पर चर्चाएं की जा रही हो, तो एक सीट जो मुझे दिखता है, चूंकि अब देखिए जेडीयू जब एनडीए फोल्डर के साथ जुड़ रहा है और ये बातें साफ हो गई, पिछले दिनों आप लोगों ने कवर भी किया था कि जेडीयू अब खुलकर कह रहा है कि वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगा। तो अब ऐसे में जो कुछ सीटें हैं जिन पर कि आपको दोनों तरफ से दावे किए जा सकते हैं, उसमें से एक सीट जो है जमशेदपुर पूर्वी का सीट है। अब यहां पर सरयू राय अभी विधायक हैं, निर्दलीय, उन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था और तब जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको उन्होंने पराजित किया था। लेकिन अगर आप जमशेदपुर पूर्वी का इतिहास देखने जाएं तो वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। अगर हम 1985 से बात करें तो जो 8 चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें 6 बार बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब हुई है। एक बार कांग्रेस और एक बार सरयू राय ने यह सीट जीती। तो जो बीजेपी का इतना स्ट्रांग होल्ड है वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि जब आप गठबंधन करते हैं तो जो सीटिंग गेटिंग की बात होती है कि जो वहां पर सीटिंग एमएलए है उसे वो सीट जाती है, तो नेचुरली इस पर एक चर्चा हो रही होगी और इस पर किसी निष्कर्ष पर एनडीए को पहुंचना होगा। देखिए, जब तक बीजेपी और आजसू की बात थी तो लग रहा था कि चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, लेकिन जब दल बढ़ गए हैं तो अब ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। क्योंकि अब सिर्फ बीजेपी आजसू की बात नहीं रही, बीजेपी जेडीयू की बात नहीं रही, अब अगर आप देखिए तो जेडीयू आजसू की भी बात हो सकती है। अब मुझे लगता है जैसे मांडू की सीट आप लीजिए, जेपी भाई पटेल बीजेपी से पिछली बार विधायक बने थे, इस बार लोकसभा चुनाव से
उससे पहले उनका इस्तीफा हुआ। तो वहां पर जो दूसरी पोजीशन पर थे वो आजसू के उम्मीदवार थे निर्मल महतो, और वो सिर्फ 2000 वोटों से हारे थे। तो अगर जेडीयू इस फोल्डर में नहीं होता तो इस सीट पर मुझे नहीं लगता कि कोई जिच होती, वो सीधे सीधे आजसू की तरफ जाया जा सकता था। लेकिन अब देखिए कि वहां पर खीरू महतो जो हैं 2005 में यहां से विधायक रह चुके हैं, अभी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और एक बात और है कि साल 2000 से लेकर 2014 तक खीरू महतो हर चुनाव मांडू से लड़े हैं, तो वो यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होगी कि चूंकि उनकी होम सीट रही है तो ये सीट उनकी पार्टी को मिल जाए। और अब कैंडिडेट उनके बेटे हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, चूंकि वो तो खुद अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो एक सीट मांडू भी मुझे लगता है कि ये भी एक डिस्कशन के मेज पर जाएगा और यहां पर भी चर्चाएं होंगी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जो एक और सीट हम देखते हैं वो आपको जो विपक्ष के नेता हैं अमर बाउरी, उनकी सीट है, चंदन क्यारी की सीट है। क्योंकि वहां पर उमाकांत रजक हैं आजसू के, वो जो है वहां पर चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि पिछली 2 बार से अमर कुमार बाउरी चुनाव जीत रहे हैं, 2014 और 2019 में, लेकिन उससे पहले वहां पर उमाकांत रजक चुनाव जीत चुके हैं। और अगर आप वहां के इतिहास में जाएं पिछले 15-20 सालों में, तो वहां पर जो कंपटीशन रहा है और जो प्रतिस्पर्धा रही है वो अमर कुमार बाउरी और उमाकांत रजक के बीच में ही रहा है। जेएमएम इसमें त्रिकोण बनाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आजसू की इच्छा होगी कि ये सीट उसे मिल जाए, लेकिन यहां पर चूंकि वो नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो ये सीट जो है बीजेपी नहीं छोड़ना चाहेगी। तो ये भी जो है डिस्कशन के मेज पर ये भी जाएगा और वहां पर इस पर भी चर्चा होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद अगर हम जाए तो एक और सीट है, तमाड़ की सीट है। अब देखिए तमाड़ की सीट पर पिछले बार जेएमएम को जीत मिली, आजसू दूसरे नंबर पर था, बीजेपी तीसरे नंबर पर था। अगर बात सिर्फ बीजेपी आजसू की होती तो मुझे लगता है कि बीजेपी ये सीट छोड़ देता आराम से कि वो आजसू के पास चला जाए। लेकिन अगर आप तमाड़ का इतिहास देखें तो यहां जेडीयू की एक पकड़ रही है। जो रमेश सिंह मुंडा थे वो उनके टिकट पर यहां चुनाव जीत चुके हैं, और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो यहां से जेडीयू 2 बार और समता पार्टी 1 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही है, जबकि आजसू को तमाड़ से सफलता सिर्फ 1 बार मिली है। मैं पिछले 1985 से बात कर रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में जेडीयू यहां पर दावा ठोक सकती है, तो हो सकता है इस पर भी डिस्कशन हो। तो कुछ ऐसी सीटें आपको दिखेंगी, उसी में एक जुगसलाई की सीट है। यहां पर जो है आपको रामचंद्र सहिस हैं आजसू के, वो यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन जब पिछली बार गठबंधन टूटा बीजेपी आजसू का, तो जब बीजेपी ने यहां चुनाव लड़ा तो वो दूसरी पोजीशन पर आ गया। अच्छा देखिए, दूसरी पोजीशन पर आ जाना जो है, कई जगह ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन यहां जो आप बीजेपी और आजसू के बीच वोटों का अंतर देखेंगे तो वो बड़ा गैप है। यहां पर बीजेपी को 31.3% वोट मिले हैं, तो वहां पर आजसू को 21.9, मतलब कि लगभग 9.5% का फासला है। तो अब बीजेपी को लग रहा होगा कि यहां उसकी स्थिति आजसू से बेटर है। तो अब यहां पर भी ये सीट भी आप मानकर चलिए कि डिस्कशन के मेज पर ये जाएगा और इसे लेकर भी चर्चा होगी। इसी तरह से लोहरदगा की सीट है, बीजेपी इसे आजसू के लिए छोड़ती थी, लेकिन जब पिछली बार गठबंधन टूटा है तो यहां पर दोनों दल से प्रत्याशी उतरे, तब जो है बीजेपी को यहां पर 25.37% वोट मिले और आजसू को 22.9, तो ये 3% का यहां फासला है। तो क्या बीजेपी यहां पर चाहेगी कि वो चुनाव लड़े? तो ये भी एक सीट अब डिस्कशन की मेज पर जाना है, यहां इस विषय पर भी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा जो है एक ऐसी सीट है जिस पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा होगी, वो ईचागढ़ की सीट है। देखिए, इस सीट पर आजसू का दावा बहुत पुख्ता है और आजसू सुप्रीमो
इस सीट को हर हाल में चाहते हैं और हरेलाल महतो को वो आजसू प्रत्याशी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं। और पिछली बार जब यहाँ पर बीजेपी और आजसू दोनों लड़े थे एक साथ, तब आजसू को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन कितना ज्यादा, महज 351 वोट। तो बहुत ही क्लोज अगर इन दोनों के बीच हम कहें तो। और इन सब के बीच जो है अरविंद कुमार सिंह, जो कि ईचागढ़ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने अकेले दम पर 32,000 वोट लाए थे। अब देखिए कि उनको 32,206 और आजसू को 38,836 और बीजेपी को 38,485, तो बहुत का फर्क इन तीनों में आपको नहीं दिखेगा। तो इससे लगता है कि अब बीजेपी अरविंद कुमार सिंह के आने के बाद इस सीट पर दावा कर सकती है कि भाई ये सीट मुझे चाहिए, तो ये भी सीट डिस्कशन के मेज पर जाएगा। ये भी आप मानकर चलिए कि ये सीट भी जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हुसैनाबाद की सीट है। हालांकि पिछले बार बीजेपी ने यहां कैंडिडेट नहीं दिया था, आजसू ने अपना उम्मीदवार उतारा था, हालांकि गठबंधन नहीं हो सका था, फिर भी हुसैनाबाद से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। तब यहां पर आजसू जब लड़ा और अकेले लड़ा, बिना बीजेपी के सहयोग के लड़ा था, तब उसे 9.49 मतलब 9.5% वोट ही आए और वो 5वीं पोजीशन पर रह गया। और यहां से जो है एनसीपी जीतने में कामयाब रहा, कमलेश सिंह जीत गए। तो यहां पर आप मानकर चलिए, मुझे लगता है कि ये सीट, चूंकि एनसीपी को एक सीट के तौर पर ये जो हुसैनाबाद की सीट है वो दी जा सकती है, तो ये भी एक सीट है। अब सवाल उठता है कि अगर एलजेपी एंट्री चाहता है, मैं भी वही पूछने वाली थी कि एनसीपी को लेकर चर्चा हमने कर लिया, आजसू को लेकर, बीजेपी को लेकर, और सवाल ये उठता है कि एलजेपीआर को कौन सी सीट मिलेगी। ये तो कोई सीट अब तक हम लोगों को लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है, तो एलजेपीआर को कितनी सीट मिलेगी? देखिए, एलजेपीआर की बात करें तो उस तरह का प्रभाव जो है वो उन क्षेत्रों में देखेगा जहां पर कि अनुसूचित जनजाति के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा हो। तो वो पलामू प्रमंडल अगर आप देखें तो वहां पर कई सीटों पर जो है आपको एससी वोटर्स जो है वो ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आप ये भी देखती हैं कि जो पलामू प्रमंडल की इन सीटों की हम बात कर रहे हैं, वहां एलजेपी आर से ज्यादा पकड़ बीएसपी की है और दोनों का जो वोट बेस है वो एक जैसा है। तो वैसी परिस्थिति में क्या उनको सीट देना इस गठबंधन में वहां पर मुनासिब होगा? चूंकि अब देखिए, छतरपुर की एक सीट है, अब वहां पर छतरपुर में बीजेपी पिछली बार जो है वो 26,000 वोटों से जीता है, तो एक बड़ा मार्जिन है। तो क्या वो ये सीट देने के लिए तैयार होगा? एक और सीट है, लातेहार की सीट है, तो लातेहार की सीट है, वहां पर भी अगर आप देखें तो एससी वोटर्स की संख्या जो है लगभग 26.5% के आसपास है। तो ये एक सीट एलजेपीआर जो है वो डिमांड कर सकती है। चतरा की एक सीट है, वहां पर जो है लगभग 35.87% के आसपास जो है एससी वोटर्स हैं, तो ये एक सीट है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां वो दावा कर सकती है, लेकिन जो मुख्य बात है कि क्या उनके कैडर इतने स्ट्रांग हैं कि वो सीट निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है, बीजेपी के सामने जो एक मुश्किल है कि आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं और सहयोगी दलों का एक दबाव जो है वो बीजेपी के ऊपर भी है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो वैसी परिस्थिति में क्या बीजेपी को बड़ा दिल दिखाना होगा? अक्सर जब इस तरह की परेशानी आती है और आप सीट छोड़ते हैं तो उसे राजनीतिक भाषा में कहा जाता है कि हमने बड़ा दिल दिखाया है। तो वो क्या बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ सीटें जो है वो छोड़ती हैं और जो जेडीयू और एलजेपी के लिए चला जाए? हालांकि वो सिंबॉलिक हो सकता है कि कुछ एक सीटें जो है, क्योंकि देखिए बीजेपी की कोशिश होगी जैसे उसके दिल में होगी कि कम से कम वो 70 सीटों पर लड़े, लेकिन मानकर चलिए कि वो 66 से 70 सीटों के बीच खुद लड़ना चाहेगा और बाकी सीटें ही वो गठबंधन के साथियों को देना चाहेगा। अब उसमें किसका हिस्सा कितना बड़ा बनता है और कितने का बनता है, ये तो जब सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से जो गठबंधन है स्थिति दिलचस्प बनी हुई है। अब हमें इंतजार है कि एनडीए कब सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो सार्वजनिक करता है।
तो देखिए एनडीए की ओर से कब सीट शेयरिंग को लेकर खुलासे होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि कई सीटों पर कई जो दल है वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राकेश रंजन जी ने कहा कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आजसू का भी दावा है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का भी दावा है। तो ऐसे में लगातार जो बैठक है वो देखने को मिल रही है और कह सकते हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सभी के सामने होगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।